प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कल के 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और फिर ऑल मिक्स क्वेश्चन जीके के, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सदनाम पी बालकृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NW100 किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर NW100 स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनगार्डेड पुस्तक किसकी है? तो मैताली राज के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? तो सन 1767 से 69 तक मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टम की संधि पर यह युद्ध समाप्त किया गया। प्यारे साथियों, प्रीवियस क्लास के ये क्वेश्चंस हैं। आज के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम जो डांस होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है मुख्य ताल वाद्य यंत्र, उसका नाम है इदक्का। इदक्का मृदगम, बांसुरी तथा वीणा का संयुक्त रूप होता है। इसे इडक्का के नाम से जाना जाता है। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री डॉक्टर सुंदरा नायर हैं और मोहिनी अट्टम की जननी कौन है? के कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो के कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम की जननी के रूप में जानी जाती हैं। मोहिनी शब्द का अर्थ सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ है नृत्य, भगवान विष्णु का स्त्री रूप, जादूगरनी का नृत्य और चमेली के फूल, ये सभी मोहिनी अट्टम शब्द के अर्थ हैं। तो मोहिनी अट्टम नृत्य में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन है? इदक्का, जो कि मृदगम, बांसुरी और वीणा का संयुक्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन हमारा है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे, यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1995 ईस्वी में हुई। 1995 ईस्वी में की गई, 1993 में हुई। तो 16 नवंबर सन 1993 में इसकी स्थापना हुई। और भारत कब जुड़ा? सन 1946 में। 1945 में स्थापना हुई, भारत जुड़ा सन 1946 में। अगर बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है और इसमें भारत देश जोड़ा गया सन 1946 में। अगर हम बात करें भारत का पहला यूनेस्को साइट कौन सा है, तो याद रखेंगे आगरा का लाल किला, जिसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। फिर ताजमहल 1983, फिर एलोरा और अजंता की गुफाएं 1983, फिर काजीरंगा, हम्पी और खजुराहो। तो सबसे पहला स्थल है आगरा का लाल किला और ताजमहल, एलोरा और अजंता की गुफाएं। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए, यूनेस्को में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं? विश्व में यूनेस्को में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इटली में। कुल 60 यूनेस्को स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में कुल कितनी साइट्स हैं? भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? तो 43 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक कल्चरल, 7 प्राकृतिक नेचुरल और एक मिश्रित कंचनजंगा सिक्किम 2016 में इसे जोड़ा गया। ये है। तो भारत में कुल 43 साइट्स हो गई। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बात करें, एडीबी के मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। और अगर आपसे बात करें ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अनकटाड और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। UNDP यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। तो ये प्रमुख संगठन हो गए और उनके संबंधित मुख्यालय हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के अंतर्गत आता है, जिसे 1961 में स्थापित किया गया और 1965 में पहली बार दिया गया। अगर बात करें किसको दिया गया सबसे पहली बार, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। भाषा के क्षेत्र में किस भाषा के लिए दिया गया दोस्तों? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। अगर नेक्स्ट बात करें किस पहली महिला को दिया गया, तो सन 1976 में आशा पूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया, बांग्ला भाषा के लिए आशा पूर्णा देवी को दिया गया और हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चिदम्बरा पुस्तक के लिए। अगर आपसे बात करें हिंदी के लिए पहली महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो थी वो महादेवी वर्मा, जिन्हें 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। इसमें राशि 11 लाख और भाषा 8 शेड्यूल और बास भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? 14 लेन महामार्ग यानी एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन महामार्ग यानी एक्सप्रेसवे है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और यह 96 किलोमीटर तक के क्षेत्र में है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 1999 से शुरू और 2012 में पूर्ण हुई। अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो उमलिंगला के पास यानी हिमाचल प्रदेश 19,300 फीट पर भारत की सबसे ऊंची वो स्थित है सड़क। और सर्वाधिक पक्की सड़कें यानी सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो भारत का पहला 14 लेन महामार्ग है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में महिला का साक्षरता दर के बारे में, तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है, जिसमें महिला का साक्षरता दर 92.28% है। अगर साक्षरता में पहला स्थान देखें, केरल है, जिसमें 94%, मेल 96% और फीमेल 92%। दूसरे स्थान के बारे में बात करें तो दूसरे स्थान पर है मिजोरम, जिसका लिटरेसी रेट 91.58% है। अगर सबसे कम साक्षरता देखें तो बिहार की है, लगभग 61.80%। और अगर सर्वाधिक अंतर पुरुष और महिला की साक्षरता में देखें तो राजस्थान में है 27.85%। सबसे साक्षर जिले के बारे में बात करें तो मिजोरम के सेरछिप जिला, जिसकी साक्षरता 97.91% है, और दूसरा आइजोल जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला के बारे में बात करें तो अन्नी राजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, 36.10% इसकी साक्षरता दर है। तो प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? तो क्रिकेट पिच की मानक माप है 22 गज 10 फीट। 22 गज 10 फीट क्रिकेट पिच की मानक माप है। अगर क्रिकेट पिच में जो बॉल यूज होती है उसका वजन पूछा जाए तो 155.163 ग्राम बॉल का वजन है। अगर बैट की लंबाई के बारे में बात करें तो बैट की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंचेस है। क्रिकेट स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचे स्टेडियम के बारे में तो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में।
विश्व का सबसे तेज पिच कौन सा है? पर्यवाका ग्राउंड। नेक्स्ट है इकाना अटल स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में। चिन्नार स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में। रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉलर बहू निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द डॉक्टर ऑफ सेंट्स और आज़ादी, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? अरुंधति राय के द्वारा। किरण देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और अनुराधा राय के बारे में बात करें, स्लीपिंग ऑन जुपिटो पुस्तक अनुराधा रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो डॉलर बहू लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, यह पुस्तक लिखी गई। 3000 टाके पुस्तक भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। महाश्वेता पुस्तक भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। और द सर्कल ऑफ लाइफ पुस्तक जो कि 2025 में सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये एक क्रम है जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में इसी क्रम से दिया गया है, जो यूएसए से प्रियम्बल ली गई है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इस क्रम में दिया गया है। और 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और अगर स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की, उपासना की, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समताओं के बारे में बात की गई है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो इनमें से जितने उद्देश्य दिए हैं इसमें कौन सा उद्देश्य है जो भारत की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं वर्णित है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों वर्णित हैं। आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं वर्णित है। प्रस्तावना में संविधान की आत्मा भार्गव, राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी व पंथनिरपेक्ष जोड़े गए? तो सन 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत जोड़े गए मौलिक कर्तव्य में। इसी में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया? तो बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुर्शिदाबाद थी। और मुर्शिदाबाद के पहले ढाका और मुर्शिदाबाद से मुंगेर हुई, जिसे मीर कासिम लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? तो उसने ऊंट का प्रयोग किया। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें तो सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और इसमें प्लासी के युद्ध में पराजय, जब सिराजुद्दौला भाग निकला पराजय के पश्चात, तो वो ऊंट से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध, जिसे आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए। पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5, चौथा 1817 से 1818। ये निम्नलिखित सालाबाई सिंध, राजापुर घाट संधि और मंदसौर संधि, और 1817 में मराठा संधि खत्म हो गया। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सबसे प्रथम है केटू, नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, और तीसरे के बारे में बात करें तो नंगा पर्वत जिसकी हाइट 8126 मीटर है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हाइट है 8848 मीटर। तो केटू के बाद है गॉडविन ऑस्टिन जिसे 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेट्टा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है डोडा बेट्टा की चोटी। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ों पर स्थित है अनाईमुड़ी की चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो 2695 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तमिलनाडु में गुरु शिखर चोटी है, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा चोटी है, राजस्थान की गुरु शिखर चोटी है, नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। तो तमिलनाडु डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर गड़जात पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जाती हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। शेवराव की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मिजोरम में। महादेव पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। राजमहल झारखंड में। रामगढ़ छत्तीसगढ़ में। और अमोर मिस्मी डाफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना कब हुई? अगर सिडबी का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल सन 1990 को हुई। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एक एक्ट के माध्यम से 1989 में सिडबी को विनियमित करके आरबीआई के द्वारा चलाया जाने लगा, और सिडबी का समाचार पत्र माइक्रो फाइनेंस पल्स का मुद्रा में योगदान 100% रहा है। तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे कुछ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।